नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुश्किल से निकला कैसे जाए। और ये मुश्किल जो है किसी राज्य की नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर है। और राष्ट्रीय स्तर पर मुश्किल ये है कि जिसे दवा समझ कर लाए थे वही दर्द बन गया। यानी मैं आज बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की। नड्डा जी जब से अध्यक्ष बने हैं और ख़ास तौर से पिछले कुछ समय से, वैसे तो व्यक्ति का स्वभाव तो बदलता नहीं है, उनका भी स्वभाव नहीं बदला। जिन लोगों ने उन्हें बनाया उनको भी पता था उनका स्वभाव का क्या है, इसके बावजूद बनाया। तो अब उसका नुकसान उन्हीं को हो रहा है और उनको इससे निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। उनका कार्यकाल पूरा हो गया, उनको एक्सटेंशन भी दे दिया गया। इसके बावजूद कि उन्होंने अपने प्रदेश की सरकार गंवा दी, हिमाचल प्रदेश की। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ स्थानीय कुछ लोगों से अपना स्कोर सेटल करना था। तो उनका स्कोर तो सेटल हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन भाजपा का स्कोर जो है वो 0 पहुँच गया, यानी सरकार चली गई। अब उसके बाद कर्नाटक की हार हो गई। ऐसा नहीं है कि कर्नाटक की हार के लिए सिर्फ नड्डा जी जिम्मेदार हैं। कर्नाटक की हार के बहुत से कारण हैं, लेकिन पार्टी संगठन में फैसले न होने और निर्णय लिए जाने के बाद उनको लागू करने में देर, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी भी संगठन के लिए एक समय के बाद बड़ी घातक साबित होती हैं। जब तक आपका मोमेंटम रहता है, विनिंग मोमेंटम, तब तक ये सब कमियां पता नहीं चलती। किसी भी टीम के बारे में, आप किसी भी स्पोर्ट्स की टीम ले लीजिए, जब तक टीम जीतती है तब तक उसकी सारी खामियां छिपी रहती हैं। खामियां उजागर होना शुरू होती हैं जब टीम हारती है, तब पता चलता है कि गड़बड़ी कहाँ है। और गड़बड़ी पता चल जाए उसके बाद भी ठीक न कर पाए, ये और बड़ी समस्या है। अब नड्डा जी का दुर्भाग्य ये है कि उनको अध्यक्ष पद मिला अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद। तो अमित शाह का जो कार्यकाल था, मुझे लगता है कि बीजेपी जब से 1951 से बनी है तब से अब तक का किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वर्णिम काल था। संगठन में इस तरह से काम इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं हुआ, और कभी होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। तो नड्डा जी की मुश्किल ये है कि वो अमित शाह के बाद अध्यक्ष बने। संगठन की जो बारीकी, जो उसकी समझ है, उसकी जो रणनीति है, कहाँ कैसे सामाजिक समीकरण बिठाने हैं, संगठन में कहाँ कौन से कील कांटे दुरुस्त करने हैं, कहाँ किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, और एक हार्ड टास्क मास्टर जो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानता, न खुद अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज़ करता है न दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करने देता है। ऐसे अध्यक्ष के बाद जगत प्रकाश नड्डा अध्यक्ष बने तो पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि अब होगा क्या, क्योंकि उनको सबसे बड़ी समस्या है पार्टी के दफ्तर आने में। पार्टी के दफ्तर में जितना कम जाना पड़े उतना उनको अच्छा लगता है, घर से काम करना उनको ज़्यादा पसंद है। तो नतीजा ये है कि पार्टी कार्यकर्ताओं से उनका ज़्यादा रब्त जब्त है नहीं, मुलाकात ही नहीं होती है। घर पर एक्सेस कंट्रोल है, वैसे तो दफ्तर में भी एक्सेस कंट्रोल है, जिससे चाहें उसी से मिल सकते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि बड़े नेताओं से भी, कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दीजिए, पार्टी के नेताओं से भी मिलने में उनको मुश्किल होती है, और उन नेताओं के लिए भी मुश्किल होती है। पार्टी अध्यक्ष से मिलकर अगर कोई बात बतानी है, कुछ कहना है, कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, या किसी राज्य में कुछ काम दिया गया है उसकी रिपोर्ट देनी है, इन सब में ऐसा नहीं कि ऐसा होता नहीं है कि वो मिलते नहीं हैं, लेकिन अगर आज मिलना है, आज ज़रूरी है, जो बात आज हो सकती है, जिस बात का निर्णय आज हो सकता है, वो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद होगा, तो क्या असर होगा। अब आप देखिए, कर्नाटक में BS येदियुरप्पा को हटा दिया गया मुख्यमंत्री से, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि उस विकल्प क्या होगा। विकल्प सोचे बिना पहले हटा दिया गया, तो आनंद फानंद में बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री के रूप में पूरी तरह से फेलोर साबित हुए, और उसका नुकसान किसको हुआ? पूरी पार्टी को। जो सेटबैक लगा कर्नाटक में,
उसमें बड़ा योगदान जो है वो बसवराज बोम्मई ने जिस तरह से सरकार चलाई उसके कारण हुआ। बहुत से फैक्टर हैं हार के, कभी किसी हार का या जीत का कोई एक फैक्टर, एक कारण नहीं होता है, उसमें ये भी है। दूसरा, आप देखिए अनिर्णय की स्थिति देखिए कि मई के सेकेंड वीक में चुनाव हो गया, नतीजा आ गया, उसके बाद से अब तक कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता कौन होगा, तय नहीं हो पा रहा। मैंने इधर 2 दिन का नहीं देखा, सोमवार तक इस बात का फैसला नहीं हो पाया था कि कौन विधायक दल का नेता होगा। अब ये बीजेपी जैसी पार्टी में अकल्पनीय सी बात लगती है, लेकिन ये सच है, ये हो रहा है। अब दूसरी मुश्किल ये है पार्टी के दूसरे लोगों के लिए, दूसरे नेताओं के लिए, कि ये सब देखते हुए भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हस्तक्षेप नहीं करते। उन्हें लगता है कि नड्डा जी अध्यक्ष हैं, ये उनका कार्यक्षेत्र है और किसी और को उसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पार्टी में संगठन के बारे में फैसला लेने का अधिकार उनके पास है, उन्हें फैसला लेना चाहिए। इसके कारण समस्या और बढ़ती जा रही है। नड्डा जी फैसला लेंगे नहीं, अमित शाह हस्तक्षेप करेंगे नहीं, कोई और हस्तक्षेप करेगा नहीं। प्रधानमंत्री जब तक बहुत बड़ी चीज़ ना हो, बड़ी बात ना हो, तब तक डे टू डे एक्टिविटी में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप करते नहीं। तो सवाल यह है कि कौन करेगा, कौन बताएगा जगत प्रकाश नड्डा जी को कि आपके कारण पार्टी समस्या से गिरती जा रही है, कौन बताएगा कि आपके कारण पार्टी का नुकसान हो रहा है, और कौन बताएगा कि ये बाढ़ खेत खाने लगी है, यानी आप पार्टी के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। देखिए, पार्टियों के फैसले किस आधार पर होते हैं, कैसे होते हैं, इससे मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जगत प्रकाश नड्डा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो एक्सटेंशन मिला, उसका आधार क्या था? परफॉर्मेंस थी। अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको ये एक्सटेंशन मिला अपने राज्य का चुनाव हरवाने पर, तो फिर तो भगवान मालिक है, लेकिन उनको मिला, ये सच्चाई है। और वो जो कदम उठाया गया, वो जो निर्णय लिया गया, उसका नुकसान आज पार्टी को हो रहा है। अब उनको बाईपास करें तो अध्यक्ष पद की गरिमा घटती है, उनको बाईपास न करें तो पार्टी का नुकसान होता है। दोनों तरफ, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। नड्डा जी की समस्या ये है कि वो फैसला लेते नहीं, और फैसला अगर हो जाए तो उसको इम्प्लीमेंट करना टालते रहते हैं। क्या वजह है ये किसी को पता नहीं। सवाल ये है कि पूछे कौन। तेलंगाना में बीजेपी बड़ी तेजी से बढ़ती हुई दिख रही थी। ऐसे लोग थे, ऐसे नेता थे जो बीआरएस से निकलकर भारतीय जनता पार्टी में आने के इच्छुक थे। अगर नड्डा जी थोड़ा भी प्रोएक्टिव होते तो ये लोग बीजेपी में आ सकते थे, लेकिन वो कांग्रेस में चले गए। अब इसका नुकसान किसको हुआ, और इसके नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा, जवाबदेही किसकी होगी? तेलंगाना में पार्टी के संगठन में आपस में मनमुटाव है, मतभेद है, उसको दूर कौन करेगा? जो प्रदेश अध्यक्ष थे, अब बदल दिए गए हैं, नए अध्यक्ष जी किशन रेड्डी बने हैं जो केंद्रीय मंत्री थे। ऐसा समझा जा रहा है कि अब बांदी संजय कुमार जो अभी तक अध्यक्ष थे, उनको शायद केंद्र में लाया जाएगा। वो लोकसभा के सदस्य हैं, इसलिए लाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन बांदी संजय कुमार और एटला राजेंद्र जो बीआरएस से बीजेपी में आए हैं, जो एक समय केसीआर के राइट हैंड हुआ करते थे, तेलंगाना के पहले वित्त मंत्री थे, उन दोनों के बीच में मतभेद, और उसके अलावा राजगोपाल रेड्डी से भी। ये लोग निराश हो गए थे। मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि इनको 2 बार बुलाया गया, आने को तैयार नहीं हुए। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाए 2 बार और आने को तैयार ना हो, और कोई उसका असर ना हो। आखिर में आए, मिलने आए, बातचीत हुई, और जो नई घोषणा हुई है उसके हिसाब से, उसके मुताबिक जो है एटला राजेंद्र को कैंपेन मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। ये फैसला अगर 15 दिन 20 दिन पहले हो जाता तो जो लोग बीआरएस से गए हैं कांग्रेस पार्टी में शायद न जाते। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको लगा कि बीजेपी इंटरेस्टेड ही नहीं है। तेजी से बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अचानक ब्रेक लग गया, और उस ब्रेक लगने का कारण है कि आपस में मनमुटाव हो गया एटला राजेंद्र, राजगोपाल रेड्डी
और बांदी संजय कुमार में। अगर ये मसला इन तीनों लोगों के बीच का सुलझा लिया गया होता, मामला कुछ ईगो का था, कुछ एडजस्टमेंट का था, कुछ जिम्मेदारी जवाबदेही का था, लेकिन इसके लिए कोई पहल हुई नहीं, यानी समय से पहल नहीं हुई। आखिरकार हुई और उसका हल निकाला गया। लेकिन पॉलिटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइमिंग। अगर आप टाइमिंग में चूक गए तो फिर आप बहुत बड़ा अवसर गंवा देते हैं। तो अवसर का लाभ उठाने और अवसर गंवा देने में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। ये बात शायद नड्डा जी को पता नहीं है, या वो मानते नहीं हैं, या उसको महत्व नहीं देते हैं। अब एक और उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर का, सुभाषपा के जो अध्यक्ष हैं, उनका महत्व समझ सकते हैं आप। समाजवादी पार्टी के साथ थे विधानसभा चुनाव में, समाजवादी पार्टी को बड़ा फ़ायदा हुआ उसका, बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव से नाराज़ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहते हैं, एनडीए में शामिल होना चाहते हैं, और उनके एनडीए में शामिल होने को योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से सहमति मिल गई। प्रदेश के प्रभारी के नाते धर्मेंद्र प्रधान की सहमति मिल गई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सहमति मिल गई, और प्रधानमंत्री की ओर से ग्रीन सिग्नल मिल गया। इस बात को कई महीने हो गए। अब तक ओम प्रकाश राजभर एनडीए में अगर नहीं आए तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नड्डा जी जिम्मेदार हैं। अगर इस बीच में कोई घटनाक्रम ऐसा होता है कि ओम प्रकाश राजभर का मन बदल जाता है, किसी और के साथ चले जाते हैं, या भाजपा के साथ नहीं आने का फैसला कर लेते हैं, उनका मन बड़ा चंचल है, बीच बीच में इस तरह का काम करते रहते हैं। अभी एक हफ्ते पहले ही वो इस तरह की भाषा बोल रहे थे जैसे वो चाहते हैं कि मायावती के साथ उनका कोई अलायंस हो जाए, बहुजन समाज पार्टी के साथ। राजनीति में कोई चीज़ स्थिर नहीं रहती है, चीज़ें गतिमान रहती हैं। ऐसे में अगर आप समय पर फैसला नहीं करेंगे, समय से उसके बारे में निर्णय नहीं लेंगे, और फिर कह रहा हूँ कि अगर उस अवसर का जो आपके सामने उपस्थित है लाभ नहीं उठाएंगे तो आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। उनको एक्सटेंशन मिलने के बाद से 2 राज्यों में भाजपा की सरकार जा चुकी है, लेकिन उनके कामकाज की शैली में कोई अंतर नहीं आया। लोकसभा का चुनाव सर पर है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई असर पड़ रहा हो ऐसा दिखाई नहीं देता। ऐसा सुनने में आ रहा है कि राजस्थान की जिम्मेदारी उनको दी गई है, कि राजस्थान का पूरा इलेक्शन कैंपेन उनकी निगरानी में रहेगा। वैसे तो पूरे देश का ही रहेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन राजस्थान इकाई में जो झगड़ा है, वसुंधरा राजे को लेकर जो मनमुटाव है, जो मतभेद है पार्टी के, राज्य की इकाई के दूसरे नेताओं के बीच में, उसको सुलझाने का कोई गंभीर प्रयास हुआ हो, उसके लिए कोई पहल हुई हो, ये दिखाई नहीं देता। सार्वजनिक मंच पर जिस तरह से नेता व्यवहार कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जैसे 3-4 पार्टियों के नेताओं की बैठक हो रही हो, या सम्मेलन हो रहा हो, या सभा हो रही हो। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर गए थे, मंच पर मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष के भाषण के बाद घोषणा की गई कि अब जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी सभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह को टोकना पड़ा, जो घोषणा कर रहे थे उनको टोकना पड़ा, रोकना पड़ा कि नहीं, उससे पहले वसुंधरा जी का भाषण होगा। अब वसुंधरा राजे सिंधिया मंच पर बैठी हुई हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके कद का कोई नेता मंच पर राज्य का नहीं है, लेकिन उनसे भाषण नहीं करवाने की हिम्मत कैसे आ सकती है, वो भी गृह मंत्री की मौजूदगी में। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद किसी से जो है, किसी को कारण बताओ नोटिस दिया गया हो, या बुला के बात भी की गई हो। और इस तरह की घटनाएं आपको अलग अलग प्रदेशों में देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश, मैं चुनावी राज्यों की ही बात कर रहा हूँ, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी हालत वही है। पार्टी और सरकार में सामंजस्य ही नहीं है। पार्टी एक दिशा में जा रही है, सरकार दूसरी दिशा में जा रही है। दोनों मिलकर काम करें, इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? तो कुल मिलाकर नड्डा जी बीजेपी की समस्याओं का हल खोजने की बजाय बीजेपी के लिए खुद ही समस्या बन गए। और आश्चर्य मुझे इस बात पर होता है कि ये सब देखते हुए भी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों खामोश हैं।
पता नहीं उन लोगों के मन में क्या चल रहा है। वैसे तो कुछ पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है। कोई बात हुई है, उनसे कुछ अपना रवैया बदलने के लिए कहा गया है, नहीं कहा गया है, इसका पता तो सिर्फ इस बात से चल सकता है अगर उनके कामकाज की शैली में बदलाव आए, जो कि अभी तक तो नहीं दिख रहा है। यह तो कहने के बाद भी वो बदलने को तैयार नहीं है, या उनसे कहा नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी में खासतौर से अमित शाह और मोदी के युग में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह का व्यवहार करे, ये कम से कम मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है। पार्टी के और नेताओं को भी लगता होगा, कार्यकर्ताओं को भी लगता होगा, उनको समझ में नहीं आता होगा। अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही नहीं मिल सकते, अपनी बात वहाँ तक पहुँचा नहीं सकते, तो कहाँ जाएं। वैसे भी पार्टियों में आजकल नेताओं से, बड़े नेताओं से मिलना कार्यकर्ताओं के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है। उनको समझ में नहीं आता कि अपनी शिकायत लेकर, अपना सुझाव लेकर, अपनी दुख तकलीफ़ लेकर जाएं कहाँ। बनाने को बहुत सारे मैकेनिज़्म बनाए जाते हैं, लेकिन वो कोई काम करता हो ऐसा कम ही देखने को मिलता है। अमित शाह जब तक अध्यक्ष थे रोज़ लोगों से मिलते थे। अब वो कम मिलते थे, ज़्यादा मिलते थे, ये पार्टी के लोग जानते होंगे, लेकिन रोज़ मिलते थे। अगर वो शहर में है, शहर से बाहर जाते हैं, वहाँ कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। कार्यकर्ताओं से जब नेता मिलता है तो उसको एक ज़मीनी फीडबैक मिलता है, उसको पता चलता है कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि नड्डा जी को पता रहता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे के बारे में उनका जो आकलन था, हिमाचल के बारे में जो उनका आकलन था, कर्नाटक के बारे में जो उनका आकलन था, आपको अगर पता चले तो बड़ा आश्चर्य होगा। उन बातों को फिर से कहने, दोहराने का या उसको उजागर करने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि उनका जो आकलन था और जो ज़मीनी हकीकत थी उसमें बहुत अंतर था। तो लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर आ गए। अगर भारतीय जनता पार्टी का रवैया यही चलता रहा तो उसका नुकसान तो उसे उठाना पड़ेगा। कितना होगा पता नहीं, इसकी भरपाई केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कितनी करेंगे पता नहीं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।